शाह साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से बलोच यकजहती कमेटी को लीड कर रही हैं डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा, वो ये कह रही हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। क्या आप समझते हैं कि उनको वेलकम करना चाहिए था इस इकदाम का? चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजराब पास, वो बंद हो गई है। धरने से पहले से ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और उनकी जितनी भी कैबिनेट है उसका फोकस यही है और कि गरीब आवाम को किस तरह से रिलीफ पहुंचाई जाए। जमात इस्लामी कराची में गवर्नर हाउस पर धरना शाम 5:30 बजे देगी। ये धरना रावलपिंडी का तसलसल और उससे इजहार यकजहती के लिए दिया जाएगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। जिंदा मुर्गी 410 रुपए, गोश्त 594 रुपए, साफ गोश्त 650 रुपए, जबकि बगैर हड्डी के गोश्त की कीमत 780 रुपए किलो हो गई है। देखिए, मेरे ख्याल में वेलकम भी करती और एक मेरे ख्याल में इस कंपनसेशन का ऐलान को मैं बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ और उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। आप अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो इसको अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं आपको उनका क्लिप भी भिजवा सकता हूँ, जिसमें वो ओपनली कह रहे हैं कि वो बलोचिस्तान के अंदर बाकायदा बलोच जो लोग हैं जो कि डिसग्रंटल्ड है, जो कि नाराज है, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको पैसे देंगे, उनको फंड देंगे। बल्कि ये भी देखा है हमने कि यहाँ से कुछ ऐसे जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है उन्होंने राखियां भिजवाई थी प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन है मोदी। तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि हिंदुस्तान और अब वो जो वेस्टर्न बॉर्डर जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इंट्रूजन कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि शाहजहां में तो बड़े कम पैसे बात की, ये डॉलर्स की बात है। पहले 1,000-1,500, 2,000, 3,000 डॉलर तक दिए जा रहे हैं हर फाइटर को। दूसरा इसमें कहते हैं कि जो खतरनाक चीज है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंट्रूजन है वो ETIM की बहुत ज्यादा है। ETIM और BLA BNA बाकायदा उनको ट्रेन कर रही है। और ये दासू अटैक जो हुआ वो बाकायदा जो हम कह सकते हैं ना कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है TIP, उनके दहशतगर्दों ने बाकायदा यहाँ लोगों को ट्रेन किया जिन्होंने जाके दासू में ये कार्रवाई की। तो अब देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा TTP का नेक्सस है, ETIM का नेक्सस है, और वो हॉस्टाइल फोर्सेज जो कि इंडियन ईमा पे लड़ रहे हैं। मैं सारे बलोचों की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल हम समझते हैं कि जो इस वक्त महाराज बलोच अगर बात करती हैं उनसे बातचीत भी होनी चाहिए, उन्हें जो है कन्विंस भी करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। और वाकई मुख्तलिफ जो एंगल देखें तो शायद ऐसे लोग भी हैं जो कि उन हॉस्टाइल कुव्वतों के हाथ चढ़े हुए, तो उनकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन आज मेरे ख्याल में जो ऐलान हुआ है मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसको आगे लेके चलना चाहिए। और बाकायदा जो बलोच यहाँ पे लीडरशिप है उसको आगे लाना चाहिए। BNP, BNM, मैंगल साहब, ये सब इनको अच्छा साहब को भी ये बातचीत करें और इन लोगों बातचीत से मसले का हल। उसकी क्या वजूहात हैं उस पर बात करते हैं। टैक्सेस का मामला है उस पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में जहाँ पे चाइनीज़ का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज़ पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। दूसरा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा, चाइनीज़ को इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है क्रॉस द कंट्री। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो जो टैक्सेस लगाते हैं उन इंपोर्ट्स के ऊपर जो चाइना से आती हैं, जबकि जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है उसने इस पर मना किया हुआ। अब देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान है ये लेजिस्लेटिव एक असम्बली है और एक सेमी ऑटोनमस रीजन है जिसको जारी बात है पाकिस्तान कंट्रोल करता है। अब ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्सेस इकट्ठे करेगी, लेकिन वो जो गिलगित बल्तिस्तान है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है, उन्होंने इसको स्टॉप किया हुआ। और गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट जो है उसने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एडिशनल सेल्स टैक्स है, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, गैर ज़रूरी हैं और ये नहीं होने चाहिए। अब ये जो चीज़ है, जारी बात है इसमें हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हुकूमत कहती है जी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो फेडरल अथॉरिटी है वो डोमिनेट करेगी, उसका डिसीजन डोमिनेट करेगा ओवर दी प्रोविंशियल या ऑटोनमस जो बॉडीज हैं उनके ऊपर। अब हो ये रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वहां पे वो कहते हैं नहीं। सो
अब गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि हमें टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए बिकॉज हमारी कोर्ट ने ये फैसला किया है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं है। इससे पहले आपको याद है कश्मीर के अंदर इस वक्त आपको पता है बड़ी सस्ती बिजली मिल रही है। और वो क्यों मिल रही है सस्ती बिजली? बिकॉज कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने कहा कि हमें सस्ती बिजली दें क्योंकि बिजली बनती ही आज़ाद कश्मीर में है। उस प्रोटेस्ट का ये फायदा कश्मीरियों को हुआ कि अब उन्हें तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। 3 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है जनाब। सो ये एक उनको एडवांटेज है। सो मुझे ऐसे लगता है, जो मैं चीज समझता हूं कि पाकिस्तान को इमीडिएट बुनियादों के ऊपर एक ग्रैंड डायलॉग करने की जरूरत है नेशनल लेवल पे। बिकॉज आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अमर्ज कर रहे हैं। और ये बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लार्जली आपको कराची, लाहौर, अगर इस्लामाबाद में नज़र नहीं आ रहे या पेशावर में नज़र नहीं आ रहे, तो ये जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से नेचुरली जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स वाले लोग हैं, जो सोशल मूवमेंट्स चलाने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट मिलती है इन इकोनॉमिक ग्रुप्स की कि ये स्टेट के ऊपर प्रेशर डाल सकें। अब पहले तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करते रहे और सिंबॉलिकली चीजें चलाते रहे, लेकिन अब उन्होंने इसको और अंदाज से भी ट्रेड शेड को भी रोका हुआ है। अब जो हमारा जो इस्लामाबाद में के अंदर एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसने भी अपने वकीलों की मीटिंग कॉल की है और जीबी का जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कोर्ट का डिसीजन है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे ताकि इसको। लेकिन क्या ये हुकूमत को पहले नहीं पता था इसको चैलेंज करना है? क्या हुकूमत को पहले नहीं पता था? पता था तो क्यों इतने दिन इसका इंतजार किया? क्यों मीडिया की जीनत बनने दी? क्यों इसको इस मुकाम पे ले आए कि कारोबार बंद हो गया, चीनी सामान लेके तो सुस्त बॉर्डर के उस तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान इस तरफ खड़े हुए हैं, कारोबार हो नहीं सकता। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे भी यही मसला है कि वहां पे भी सामान उधर खड़ा रहता है, आधा उधर खड़ा रहता है, आधा इधर खड़ा रहता है, ना वहां जा सकता है ना यहाँ आ सकता है। और ये जो बिजली की महंगाई का मसला, ये हमारा फोकस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका। बात ये कि इनके साथ धरने तो इन्होंने किए, ठीक है, एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन बातचीत करने का मकसद ये है कि मिलजुल के कोई ऐसी वे आउट निकाली जाए जो कि डूएबल हो। देखिए ना, सिर्फ कह देना कि नहीं क्योंकि ये हुकूमत है तो हुकूमत ये कर ले वो कर ले। अब जो सॉवरेन गारंटीज एक मुल्क में दी होती हैं, हमारे पास एक पहले ही मिसाल है रेकोडिक की। आपने देखा कि उसमें हमें कितनी पैसे बाद में देने पड़े, कितना नुकसान हमारा हुआ। सॉवरेन गारंटी कोई भी मुल्क इस तरीके से सिंगल हैंडेडली तोड़ नहीं सकता। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, चाहे अंदरूने मुल्क हो चाहे बैरूनी। डॉक्टर भाई, जो सॉवरेन गारंटी तो दीगर ममालिक के साथ जो मुआहदे हैं उनके साथ होगी ना, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोकल ओनर्स हैं आईपीपीस के, जो कि PMLN से भी जिनका ताल्लुक है, जिनका PTI से भी ताल्लुक रहा है, दीगर जमातों में भी हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी हैं, उनके साथ तो बात हो सकती है ना? उनके साथ बिल्कुल हो सकती है। आप देखें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ये सारी कई सालों से ये चीज चलती आ रही है। आखिर अब इस वक्त एक बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। PMLN इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती। हमने तो अपनी सियासत को रियासत के ऊपर कुर्बान किया है, इसलिए कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा सके और अवाम की बेहतरी ला सके, मईशत की बहाली ला सके, जिसके लिए कि बहुत सारी माशी इस्लाहात भी हो रही हैं।